नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे फूड ग्रेन के एक्सेस क्वांटिटी की, या मैं कहूं कि खाद्यान्न के आधिक्य की स्थिति किस तरीके की परिस्थिति किसानों के लिए पैदा करती है। इस साल देश में चावल का उत्पादन 14 करोड़ टन से अधिक होने की संभावना है और करीब 4 करोड़ 13 लाख हेक्टेयर में इस साल धान की फसल लगाई गई है। रिकॉर्ड उत्पादन होगा। पिछले साल का जो उत्पादन था वो भी 13.78 करोड़ टन का उत्पादन था। अब सवाल है कि जब पिछले साल इतना रिकॉर्ड उत्पादन था और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2022, 23 और 24 में 1 अगस्त को जब सेंट्रल पूल में अक्सर गेहूं का स्टॉक ज़्यादा होता था क्योंकि चावल का सीजन खत्म हो रहा होता था, लेकिन 3 साल से लगातार सेंट्रल पूल में चावल का स्टॉक गेहूं से ज़्यादा है। इसके बावजूद करीब 1.5 साल पहले सरकार के जो फैसले थे उसकी परिणति हमें आज इसमें देखने को मिल रही है। पंजाब और हरियाणा में धान बेचने वाले किसान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मंडियों में धान पूरी तरीके से लबालब मंडियां भरी हुई हैं। लोग सड़कों पर हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी सरकार कह रही है कि पंजाब से 40 लाख टन चावल को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा। राज्य सरकारें भी इसी की लगातार मांग कर रही हैं। हरियाणा में थोड़ा बेहतर खरीदारी है, लेकिन वहाँ पर भी जितना धान खरीदा गया उसका करीब 65-67% का ही उठान मंडियों से हुआ है। ये ऐसी स्थिति है जो अचानक नहीं आई है। सबको पता है 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होती है हरियाणा और पंजाब में, और जब खरीद शुरू होती है तो एकदम से फसल जो है बाजार में पहुंचती है। करीब 20-25 दिन का पूरा विंडो होता है जिसमें सारी फसल किसान लेकर के बाजार में आ जाते हैं। इसके पीछे जो स्थिति पैदा हुई है उसके पीछे को अगर हम देखें, सरकार ने पिछले साल जुलाई में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे हम वाइट राइस सरकार अपने कागजों में कहती है। नॉन बासमती वाइट राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। उसके पहले ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद जो सेला राइस है उसके ऊपर, जो सेला चावल बोलते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी लगाई, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। और यही नहीं, बासमती जो जिसकी खपत आम आदमी द्वारा देश में कम होती है उसके ऊपर $1200 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य की सीमा तय की। हालांकि इसे बाद में जब हंगामा हुआ अक्टूबर 2023 में इसको घटाकर $950 किया गया। ऐसा नहीं कि देश से निर्यात नहीं हो रहा था, कुछ निर्यात हो रहा था, लेकिन वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निर्यात होता था और जो निर्यात की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उसके जरिए ये निर्यात हो रहा था। लेकिन इतना तमाम सारा स्टॉक होने के बावजूद सरकार इंतजार करती रही सिर्फ इस बात का कि देश में चावल की कीमतें ना बढ़े, और नतीजा ये हुआ जो आज हम मंडियों में देख रहे हैं। पिछले 1 महीने से भी कम समय में ताबड़तोड़ फैसले हुए। सितंबर में सरकार ने सबसे पहले बासमती का एमईपी खत्म किया। उससे थोड़ा बासमती की कीमतें सुधरी क्योंकि उसकी कीमतों में लगभग इतनी गिरावट आ गई थी कि बासमती धान और नॉन बासमती धान का जो एमएसपी है उसके बीच में कोई अंतर नहीं बचा था। उसके बाद अब सरकार ने सितंबर के अंतिम दिनों में 28 सितंबर को जो सेला राइस है उसके ऊपर 20% की जो निर्यात शुल्क था उसको घटा करके 10% किया, और उसके साथ ही जो गैर बासमती वाइट राइस है उसका निर्यात की अनुमति दे दी, लेकिन $490 प्रति टन का उसमें न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगा दी। और जिस तरह से ये मुश्किलात बढ़ी उसके बाद पिछले 2 दिन में फिर फैसले हुए। पहले सरकार ने जो सेला राइस है उसके ऊपर जो शुल्क था उसको समाप्त किया, और कल यानी 23 अक्टूबर को नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर निर्यात की जो पाबंदी थी, जो एमईपी लगाया था, उसको भी खत्म कर दी। यानी कि अब सबके लिए चावल निर्यात करना संभव है। इसका फायदा जब हम लोग बाजार में नहीं थे, उसका फायदा
थाईलैंड और पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों ने उठाया और उन्होंने बेहतर कीमत पर वैश्विक बाजार में अपने चावल की बिक्री की। मैं यहाँ बताऊं कि 2022-23 में भारत ने 222 लाख टन से ज़्यादा चावल का निर्यात किया था और उसमें जो है इसके चलते भारत का जो वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी थी वो अमेरिकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 40% को पार कर गई थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 40% हिस्सेदारी की आपूर्ति करने वाला जब एक सप्लायर मार्केट से निकलता है तो उसका फायदा किसको होता है। हालांकि 2021-22 में भी हम 200 लाख टन से ज़्यादा निर्यात कर चुके थे और पिछले साल ये निर्यात काफ़ी कम हो गया इसमें, क्योंकि नॉन बासमती की लिमिटेड क्वांटिटी थी, सेलर राइस के ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी और बासमती पर MEP लागू था। अब सवाल है कि क्या हमारे जो नीति निर्धारक हैं या जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो इतना आकलन नहीं लगा पाते कि देश में कितनी ज़रूरत है स्टॉक्स की और इसका असर किसानों के ऊपर क्या होगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हो सकता है हालात सुधर जाए, लेकिन चावल की कीमतें नीचे बनी रहेंगी और इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते थे, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल पूल में जो स्टॉक्स हैं वो लगातार अगस्त के महीने में पहले गेहूं ज़्यादा होता था क्योंकि गेहूं की खरीद खत्म होती थी जून में और चावल की खरीद का सीजन अक्टूबर से शुरू होता है, वो न्यूनतम स्टॉक होता था। लेकिन 2022 में 409.88 लाख टन, 2023 में 374.37 लाख टन और 2024 में 454.83 लाख टन मात्र एक करीब 1.5-2 महीना पहले नई खरीद के सेंट्रल पूल में था। तो ये सारे स्टॉक्स हमारे सामने थे, उसके बावजूद फैसला लेने में देरी हुई और उसका नतीजा अभी जो धान उत्पादक किसान है पंजाब और हरियाणा में भुगत रहे हैं। अगर समय रहते फैसले होते तो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अभी भी किसान सड़कों पर हैं, किसान संगठन आंदोलन की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उचित फैसला होता तो ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, देश को फायदा होता। इसलिए लगातार ये बात कही जाती है कि आयात निर्यात से जुड़े जो फैसले हैं वो देश की कृषि और किसानों के हित को देखकर नहीं लिए जाते, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्यान्न और महंगाई दर को कम रखने की जो रिजर्व बैंक की नीति है उसके लक्ष्य को हासिल करने के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। दूसरे, इन फैसलों में जो सबसे प्रमुख कृषि मंत्रालय है उसका जो बात है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। ये फैसले खाद्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर लेते हैं। मेरे ख्याल से इस फंडामेंटल पॉलिसी सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत जानकारी लेकर। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दूसरे जो मसले हैं जो रूरल इकोनॉमी को जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी हो, प्राइसेस हो, पॉलिसी हो, विश्लेषण हो, उनके बारे में आप पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in को हिंदी में और ang.ruralvoice.in को अंग्रेजी में सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब जो रूरल वॉइस इनके नाम से है उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।